तो आइए शुरू करते हैं आपका एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इसका, और इनडायरेक्टली भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन में इसका यूजेस देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम सीधा इसको एसएम से डिस्कस करेंगे आपके। तो एसएम ओपन कर लीजिए। एसएम में आपको देखिए टोटल फर्स्ट पेज पे आपको टोटल 4 टॉपिक्स दे रखे हैं जो इस चैप्टर में आपको डिस्कस करने हैं। पहला बता रखा है कि आपको किस तरीके से आपको ना किसी भी ट्रांजेक्शन की वैल्यू निकालनी है जब वो ट्रांजेक्शन किया गया है किसी अनरिलेटेड पर्सन के साथ में, और प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन है उस केस में। तब आप किस तरीके से जो है सेक्शन 15 के हिसाब से जो वैल्यू निकालोगे उस ट्रांजेक्शन की, वो फर्स्ट पॉइंट में आपके बता रखा है। सेकंड पॉइंट में बता रखा है जिस तरीके से आप प्राइस निकालोगे तो उसमें क्या क्या आपको इंक्लूड करना है, क्या क्या एक्सक्लूड करना है, उसके बारे में डिस्कस किया गया सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में बोल रखा है कि अगर आप सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको रूल्स लगाने होंगे और रूल्स के हिसाब से जो वैल्यू को निकालना होगा। और फोर्थ बोल रहा है कि डिफरेंट सिनेरियो आ सकते हैं जहां पे आपको जो वैल्यू निकालनी पड़े किस किस तरीके से जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया उस हिसाब से। तो 4 टॉपिक से टोटल इनको देखेंगे बिल्कुल कंप्रेहेंसिव वे में। तो बढ़ते हैं आगे। तो इस चैप्टर की इंपोर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि पूरे के पूरे टैक्स मैकेनिज्म की कैलकुलेशन इस चैप्टर से डिराइव होती है। आप जो भी सीजीएसटी निकालते हैं, जो भी एसजीएसटी निकालते हैं, जो भी आईजीएसटी का अमाउंट निकालते हैं, वो अमाउंट इस चैप्टर से जो वैल्यू डिराइव होकर आती है उस पर निकलता है। तो अगर आपने उस अमाउंट को गलत कैलकुलेट किया तो आपका टैक्स है सीजीएसटी का, एसजीएसटी का और आईजीएसटी का, वो भी तीनों गलत हो जाएंगे। तो इस चैप्टर की इंपोर्टेंस नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है अपने आप ही। अब इस पूरी कैलकुलेशन को सेक्शन 15 डील करती है कि आपको किस तरीके से वो वैल्यू निकालनी है जिसके ऊपर क्या हो आपका टैक्स कैलकुलेट हो। तो सेक्शन 15 डील करेगी उसको। और आप अगर सेक्शन 15 से वो वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उस रूल्स का फॉलो करेंगे जो गवर्नमेंट ने बताया। रूल्स के हिसाब से हम क्या करेंगे, वैल्यू को निकालेंगे। तो पूरे की पूरी यही बात है जो इंट्रोडक्शन में बता रही है आपको, राइट। आगे कुछ डेफिनेशन भी दे रखी है, उसको देख लेते हैं। अब एजेंट में शामिल है आपका फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, आढ़तिया, डेल क्रेडर एजेंट, ऑक्शनर, मर्केंटाइल एजेंट, जो लोग क्या करते हैं किसी और पर्सन के बिहाफ पे क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट आपको डेफिनेशन दे रखी है कंसिडरेशन की। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, आपने जो भी सप्लाई करी है उसके रिस्पेक्ट में अगर आपको मनी मिल रही है तो वो आपका कंसिडरेशन है। अगर मनी नहीं मिल रही है, मनी के अलावा कुछ मिल रहा है, तो वो भी क्या आपकी कंसिडरेशन का पार्ट है। अगर आपने जो सप्लाई करी है उसके रिस्पेक्ट में क्या मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, नॉन मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, कुछ एक्टिविटी की जा रही है, कुछ एक्ट किया जा रहा है जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है, तो वो भी आपके कंसिडरेशन का पार्ट है। अगर उसके रिस्पेक्ट में कोई एक्ट नहीं किया जा रहा है जिसकी भी कोई मॉनेटरी वैल्यू है तो वो भी आपके कंसिडरेशन का पार्ट है। मतलब कुछ करना और कुछ नहीं करना, दोनों की अगर मॉनेटरी वैल्यू है तो वो भी आपके कंसिडरेशन का पार्ट है। लेकिन उसमें शामिल नहीं है आपकी अगर आपको कोई गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है, गवर्नमेंट सब्सिडी को आपके कंसिडरेशन के पार्ट से बाहर कर दिया है। ओके। और उसमें ना आपका नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है, वो भी आपका क्या है, कंसिडरेशन का पार्ट है। मतलब रिफंड नहीं होना चाहिए, अगर वो रिफंड हो जाता है तो आपके कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है, राइट। आगे आपको डेफिनेशन दे रखी है फैमिली की। फैमिली में वही आपकी स्पाउस, चिल्ड्रन, फिर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर जो आपके ऊपर होली या मेनली डिपेंडेंट हो तो आपकी फैमिली की डेफिनेशन में शामिल होंगे। नेक्स्ट आपको डेफिनेशन दे रखी है गुड्स की। गुड्स का मतलब क्या होता है कि हर मूवेबल प्रॉपर्टी आपका गुड्स है, लेकिन उसमें आपकी मनी और सिक्योरिटी शामिल नहीं है, लेकिन उसमें शामिल है आपका एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास एंड थिंग्स, जिसको क्या सप्लाई करने से पहले क्या कर दिया जाता है, जमीन से अलग कर दिया जाता है। वो सारा का सारा आपका गुड्स का पार्ट कहलाएगा, ठीक है। आगे आपको मार्केट वैल्यू की डेफिनेशन दे रखी है। नेक्स्ट आपको मार्केट वैल्यू की डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी। मार्केट वैल्यू की डेफिनेशन का मतलब यहाँ पे है आप जो सप्लाई कर रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो आप जो सप्लाई कर रहे हैं उसी तरह की सप्लाई अगर कोई और पर्सन कर रहा है तो उस पर्सन को उसका कस्टमर क्या पेमेंट करने के लिए रेडी है, वही वैल्यू जो है आपकी सप्लाई की वैल्यू बन जाएगी। ओके। आगे आपको पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है। पर्सन में आपका इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कॉर्पोरेशन, बॉडी कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सोसाइटी जो सोसाइटी रजिस्टर्ड एक्ट में रजिस्टर हो, ये सारे के सारे पर्सन की डेफिनेशन में आपको जस्ट एक बार गो थ्रू करना है। मनी की डेफिनेशन आपको दे रखी है। मनी की डेफिनेशन में आपका इंडियन लीगल टेंडर, फॉरेन करेंसी, चेक, आपका प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रैवलर चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस, फिर एनी अदर इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई। ओके। ये सारे के सारे अगर क्या करते हैं किसी ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए जब यूज आते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, मनी बन जाते हैं आपका। नेक्स्ट आपको डेफिनेशन दे रखी है प्रिंसिपल की।
प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल वही पर्सन होता है जिसके बिहाफ पे एजेंट काम करता है, तो वो बंदा प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, आपको नेक्स्ट डेफिनेशन दे रखी है रिसिपिएंट की। तो रिसिपिएंट का मतलब क्या होता है? रिसिपिएंट का मतलब होता है जो बंदा क्या करता है, सप्लाई के रिस्पेक्ट में जो पेमेंट करता है ना, वो कौन होता है? आपका रिसिपिएंट होता है, राइट। अब जहाँ पे कोई बंदा पेमेंट नहीं कर रहा है, तो अगर उसको गुड्स डिलीवर कर दिया जाता है या जिसको पोजीशन दे दिया जाता है, वो बंदा कौन होता है? रिसिपिएंट होता है आपका। अब ऐसे ही सर्विस के केस में जब पेमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन आपने जिस बंदे को आपकी सर्विस दे दी है, वो बंदा क्या हो जाएगा? रिसिपिएंट हो जाएगा। तो इजी था। अगर कंसिडरेशन पेबल है, तो जो बंदा पेमेंट कर रहा है वो ही रिसिपिएंट है। अगर कंसिडरेशन पेबल नहीं है, तो गुड्स के केस में आपने जिसको गुड्स दे दिए या जिसको उसका पोजीशन हैंड ओवर कर दिया, या जो बंदा उस गुड्स को यूज कर रहा है, वो रिसिपिएंट है। अब सेकंड है आपका, जब कंसिडरेशन पेबल नहीं है और आपने सर्विस दी है, तो जिसको आपने सर्विस रेंडर की वो रिसिपिएंट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपको सर्विस की डेफिनेशन दे रखी है, तो गुड्स के अलावा जो भी हो सारी की सारी सर्विस है। अब मनी और सिक्योरिटी वहां पे भी एक्सक्लूड था डेफिनेशन से गुड्स की, और यहाँ पे भी बाहर है, बट इसमें शामिल है आपका यूज ऑफ मनी, उसका कन्वर्जन किसी अनदर फॉर्म, करेंसी या डिनोमिनेशन में, जिसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया जाता है। अब उसमें आपकी फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन भी शामिल होते हैं। ओके, फिर आपका सप्लायर की डेफिनेशन। सप्लायर कौन होता है? जो क्या करता है? सप्लाई करता है। उसमें आपका एजेंट भी शामिल है। वाउचर की डेफिनेशन, जिससे आपका ऑब्लिगेशन अराइज होता है, वो आपका वाउचर कहलाता है। तो आपको क्या होता है, इन सारी की सारी डेफिनेशन को क्या करना पड़ेगा? एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा। वैसे आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको एक बार देख लेना चाहिए। तो अब हम आ चुके हैं आपके मेन पार्ट की तरफ, चैप्टर की। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले एनालिसिस देखने को मिलेगा। एनालिसिस में आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, ए, बी और सी। ए पॉइंट में बता रखा है आपको किस तरीके से सेक्शन 15 की हेल्प से आपको वैल्यू निकालनी है, वो ए पॉइंट में लिखा हुआ है। फिर आपको बी पॉइंट दिया हुआ है। बी पॉइंट में बता रखा है कि आपको किस तरीके से रूल्स की हेल्प लेके आपको वैल्यू निकालनी है, वो बी पॉइंट में बता रखा है आपको। और सी पॉइंट में बता रखा है कि कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज की सप्लाई होंगी, आपको उनकी वैल्यू किस तरीके से निकालनी है, वो सी पॉइंट में बता रखा है आपको। अब सबसे पहले हम आप यहाँ पे आपकी ए जो टॉपिक था उसको डिस्कस करेंगे। जो आपका ए टॉपिक है उसके अंदर था कि आप किस तरीके से वैल्यू निकालोगे सेक्शन 15 की हेल्प लेके, जब आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है अनरिलेटेड पर्सन के साथ में और प्राइस ही वहां पे सोल कंसिडरेशन है। तो इस केस में क्या होगा, हम वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे? जो आपका ट्रांजेक्शन जिस वैल्यू पे हुआ है वो ही आपकी सप्लाई की वैल्यू बन जाएगी। अगर ये ट्रांजेक्शन हुआ है किनके बीच में? अनरिलेटेड पर्सन के बीच में, और प्राइस वहां पे क्या है? सोल कंसिडरेशन है। तो सेक्शन 15 के हिसाब से आपको ये हो गया आपकी 15(1) के हिसाब से आपकी वैल्यू क्या होगी? ट्रांजेक्शन वैल्यू। लेकिन आगे आपको 15(2) के भी एडजस्टमेंट करने इसमें, और 15(3) के भी एडजस्टमेंट करने हैं। तो 15(2) के एडजस्टमेंट हम इसमें ऐड करेंगे और 15(3) के एडजस्टमेंट इसमें लेस करेंगे। तो 15(1) के हिसाब से क्या वैल्यू होती है आपकी? 15(1) के हिसाब से आपकी वैल्यू होती है, आपने जिस वैल्यू पर ट्रांजेक्शन किया है वही आपकी क्या बन जाएगी? वैल्यू बन जाएगी। अगर आपके पार्टीज जो क्या है अनरिलेटेड है, लेकिन अगर वो रिलेटेड हो गई, तो उस केस में क्या होगा? हम रूल्स की हेल्प लेके क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे। तो यही बात यहाँ लिखी हुई थी। फिर आपको रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है, वो जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना आप। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था 15(2) के आपको एडजस्टमेंट करने हैं और 15(3) के एडजस्टमेंट करने हैं। तो आपको नीचे यहाँ दिया हुआ देखो 15(2) के एडजस्टमेंट कौन कौन से जो आपको ऐड करने हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है वो है टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस और चार्जेस। आपको क्या करना है? आपके ट्रांजेक्शन वैल्यू में इनको ऐड कर देना है। लेकिन आपको ऐड नहीं करना है CGST, SGST, UTGST, GST कंपनसेशन, अगर ये चार्ज किया जा रहा है तो इसको ऐड नहीं करना है आपको। आगे आपको इन पॉइंट का भी क्या एनालिसिस दे रखा है नीचे। अगर आप उस एनालिसिस में देखेंगे तो आगे आपको ये भी बता रखा है कि आपको TCS भी ऐड नहीं करना है। वैसे तो बोला है सिर्फ CGST, SGST, UTGST, GST कंपनसेशन ऐड नहीं करना है, लेकिन आगे आपको इसके एनालिसिस में ये भी बोलेगा कि आपको TCS भी ऐड नहीं करना है। फिर सेकंड बुलेट में बता रखा है आपको कि ऐसा कोई लाइबिलिटी, ऐसी कोई लाइबिलिटी जिसको सप्लायर की लाइबिलिटी थी वो, लेकिन उसको पे किसने किया? रिसिपिएंट ने पे किया है, और वो आपके ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऊपर है ना 15(2) के हिसाब से वैल्यू जो थी उसमें इंक्लूडेड नहीं थी, तो उसको यहाँ ऐड करना है। वो सेकंड बुलेट में बताया आपको। थर्ड बुलेट में बताया आपको कोई भी इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस है, जैसे कमीशन हो गया, पैकेजिंग हो गया, उसको भी आपको ऐड करना है। फिर फोर्थ पॉइंट में बता रखा है आपको कि कोई भी अमाउंट जो कि डिलीवरी से पहले कौन चार्ज करता है? सप्लायर चार्ज करता है रिसिपिएंट से एट द टाइम या बिफोर डिलीवरी चार्ज करता है, तो उस अमाउंट को भी क्या करना है? आपको उसमें इंक्लूड करना है। फिर बोल रहा है आपको इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, इनको भी आपको क्या करना है? आपके 15(2) में ऐड करना है। फिर आपको
मैंने बोला यहाँ पे सब्सिडी को आपको क्या करना है, ऐड करना है, लेकिन कौन सी सब्सिडी को ऐड करना है आपको, प्राइवेट सब्सिडी को ऐड करना है, जो कि आपकी प्राइस को रिड्यूस करती है। तो आपको ऐसी प्राइवेट सब्सिडी को ऐड करना है, गवर्नमेंट सब्सिडी को आपको ऐड नहीं करना है। अगर वो लेस हो रखी है आपके प्राइस में तो उसको लेस रहने देना। अब नीचे एनालिसिस वाला पार्ट है, सबसे पहला वाला पार्ट है आपका टैक्सेस अदर देन जीएसटी, वो मैंने आपको बता ही दिया। वही बात लिखी है कि आपको जो जीएसटी वाले जितने भी टैक्स है वो नहीं लेने हैं आपको, लेकिन आपको टीसीएस लेना है, वो यहाँ बता रखा है देखो। फिर ऐसी कोई लायबिलिटी जो कि सप्लायर की लायबिलिटी थी लेकिन रिसिपेंट ने पे कर दी, एनालिसिस में बता रखी है, तो वो आपको क्या करनी है, ऐड करनी है। वो एग्जांपल बता रखी है आपको उस केस में। फिर इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस हो गए, जैसे कमीशन पैकेजिंग हो गया। फिर और बता रखा है इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन चार्जेस आ गए, आपके इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस हो गए, आपके वेटमेंट चार्जेस हो गए, लोडिंग चार्जेस हो गए, डिजाइन चार्जेस हो गए। इनको भी आपको क्या करना है, ऐड करना है। फिर आउटवर्ड फ्रेट और ट्रांजिट इंश्योरेंस, ये क्या होता है, सप्लायर जो आपका उसके जो है फैक्ट्री तक क्या करता है, गुड्स को छोड़ गया था, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये आपकी कंपोजिट सप्लाई हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपका एक तो सेल भी शामिल होगी, आपका ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल होगी, लेकिन प्रिंसिपल सप्लाई क्या है उस केस में, आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो उस केस में क्या होगा, जो आप ये आउटवर्ड फ्रेट और ट्रांजिट इंश्योरेंस पे करें उसको भी आपको ऐड करना है। अगर आपकी सप्लाई क्या है, एक्स फैक्ट्री प्राइस है, मतलब आपको वहां तक आपको छोड़ के नहीं आना है उसको, मतलब आपने जो जहां पे डील करी है वहीं पे वो आपका ट्रांजेक्शन ओवर हो जाता है, तो उस केस में आपको ऐड नहीं करना है। फिर आगे एनालिसिस में बता रहा है आपका इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी, वो मैंने आपको बताई दी, आपको ऐड करना है। फिर सब्सिडी, सब्सिडी क्या करती है, प्राइस को रिड्यूस करती है, तो उस केस में आपको क्या करना है, प्राइवेट सब्सिडी को ऐड करना है, लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी को ऐड नहीं करना है। अगर वो लेस हो रखी है तो उसे लेस ही रहने दो, लेकिन आपको ब्लैंकेट सब्सिडी और डोनेशन भी दे रखा होगा, उसका आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो 15(2) के लास्ट पॉइंट में था कि आपको अगर कोई गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है तो आपको उसको ऐड नहीं करना है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आपको कोई प्राइवेट सब्सिडी मिलती है तो आपको उसको ऐड करना है। तो उससे रिलेटेड एक इश्यू था कि बैंक्स को क्या होता है, गवर्नमेंट है ना बहुत सारी जो इंसेंटिव वगैरह देती है, तो क्या उस इंसेंटिव को ऐड करना है कि नहीं करना है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको क्लेरिफाई किया। गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी इंसेंटिव हमारी तरफ से मिलता है वो आपके लिए एज अ सब्सिडी है, और वो भी आपकी जो है वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। गवर्नमेंट ये इस तरह की इंसेंटिव क्यों देती है, वो चाहती है कि बैंक्स क्या करें, अपने कस्टमर को प्रमोट करें कि वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करें, इसलिए वो क्या करती है, एज ए इंसेंटिव देती है उनको। लेकिन उसको बता दिया कि ये भी आपके सब्सिडी का पार्ट है, आपको उसको आपकी वैल्यू में ऐड नहीं करना है, तो इसको ऐड नहीं करेंगे, ध्यान रखना। फिर आगे आपको डिस्काउंट दे रखा है 15(3), जो मैंने आपको बताया था, 15(2) को तो आपको ऐड करना है और 15(3) को आपको लेस करना है। तो इस 15(3) को देखो एक चार्ट से अच्छी तरीके से समझाया हुआ आपके, देखिए एक चार्ट दिया हुआ है आपको, उसमें लिखा है डिस्काउंट गिवन, फिर उसमें आपको लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया है वो, या बिफोर द सप्लाई दिया है, या आफ्टर द सप्लाई दिया है। 3 तरह के बॉक्स बना रखे हैं। अब उसमें येलो बॉक्स में देखेंगे तो लिखा है अगर आपने एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर द सप्लाई अगर आपने डिस्काउंट क्या किया है, उसको इनवॉइस में शोन कर दिया है, उसको दिखा दिया है एट द टाइम ऑफ सप्लाई या बिफोर द सप्लाई, आपने क्या किया, डिस्काउंट को आपने इनवॉइस में दिखा दिया, तो आपकी जो वैल्यू है उससे डिस्काउंट को लेस कर देना आपको। मतलब इनवॉइस से जो भी डिस्काउंट आपने लिखा है ना इनवॉइस में, उसको क्या करना है, उसको रिड्यूस कर देना है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है, इनवॉइस में नहीं दिखा है उसको, तो आप क्या करेंगे, उसको रिड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एट द टाइम और बिफोर द टाइम सप्लाई क्या हो गया, आपका डिस्काउंट जो है कंप्लीट हो गया यहाँ पे। फिर एक है आपका आफ्टर द सप्लाई। आफ्टर द सप्लाई में क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप जो डिस्काउंट देने वाले ना, वो एट द टाइम और बिफोर आप है ना पता नहीं कर सकते उस डिस्काउंट को। जैसे जैसे एक डिस्काउंट होता है कि आप पूरे साल में अगर आप 5,000 पीसेस खरीद लेते हैं तो आपको 1% डिस्काउंट मिलता है। ओके, अब वो डिस्काउंट आपको अभी नहीं पता चलेगा, ये तो जब ईयर एंड होगा तब आपको जाके पता चलेगा कि 5,000 पीसेस खरीदे गए या नहीं खरीदे गए। तो ये डिस्काउंट आपको ईयर एंड में पता चल सकता है, आपको एट द टाइम और बिफोर आपको पता नहीं चलेगा। तो ऊपर वाले जो दोनों थे ना, एट द टाइम और बिफोर, वो आपको उसी टाइम पता चल जाते थे, लेकिन ये आपको एट द एंड पता चलेगा। तो ये इस तरह का जो डिस्काउंट होगा ना, वो आपको कब पता चलेगा, एट द एंड पता चलेगा कि देना है कि नहीं देना है। तो उस केस में क्या होगा, ये भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कब मिलेगा, जब आप सप्लाई करे थे ना, आपने क्या किया था, इस तरह का एग्रीमेंट किया था सामने वाले पर्सन से, और आप उसको ना इनवॉइस से लिंक भी कर सकते हैं कि हाँ ये इस इनवॉइस से रिलेटेड डिस्काउंट है, और सामने वाला पर्सन है वो जितना भी आईटीसी उसका बन रहा है उसको क्या कर रहा है, वो रिवर्स करने के लिए रेडी है। तो उस केस में क्या होगा, जो भी आपका डिस्काउंट है वो आपकी इनवॉइस वैल्यू से लेस हो जाएगा। ध्यान रखना, पहली बात तो आपका एग्रीमेंट होना चाहिए उससे एट द टाइम ऑफ सप्लाई,
आप उसको लिंक कर सकते हो उस इनवॉइस से, और सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, उसके आईटीसी को रिवर्स करने के लिए रेडी है, तो उस केस में उस डिस्काउंट को आप आफ्टर द सप्लाई वाला जो डिस्काउंट है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो इजी था, कुछ भी नहीं है इसमें। एट द टाइम और बिफोर वाले को अगर आप इनवॉइस में दिखा देते तो आप रिड्यूस कर सकते हैं, इनवॉइस में नहीं दिखाओगे तो आप रिड्यूस नहीं कर सकते। आफ्टर वाले को क्या करोगे, अगर आपका एग्रीमेंट था एट द टाइम ऑफ सप्लाई, आप उसको इनवॉइस से लिंक कर सकते हैं, और सामने वाला पर्सन अगर आईटीसी रिवर्स करने के लिए रेडी है तो आप उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा 15 दिन था आपका। अब इसमें ना बहुत सारे टाइप बता रखे हैं आपको नीचे कि किस किस तरह के आपके डिस्काउंट होते हैं। फिर उसमें जो पहला आपका जो डिस्काउंट है वो आपका स्ट्रेजर डिस्काउंट, इसमें क्या है, बाय मोर सेव मोर। जैसे आपने क्या कर रखा है, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 5,000 से ज़्यादा खरीदेंगे, 20% का मिलेगा अगर आप 10,000 से ज़्यादा डिस्काउंट खरीदेंगे। तो जैसे जैसे आप अमाउंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका क्या होगा, डिस्काउंट बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके की डिस्काउंट को क्या करना पड़ेगा, आपको लेस कर सकते हो अगर वो एट द टाइम ऑफ सप्लाई आपको पता हो और इनवॉइस में शोन हो। फिर पीरियोडिक डिस्काउंट आ गया। पीरियोडिक डिस्काउंट का मैंने आपको अभी एग्जांपल बता दिया था कि ये डिस्काउंट आपको कब पता चलेगा कि देना है कि नहीं देना है, जब आपका ईयर एंड हो जाएगा। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सामने वाले पर्सन को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा और वो क्रेडिट नोट एक इश्यू करना पड़ेगा उसके लिए। फिर तीसरा है आपका सेकेंडरी डिस्काउंट। सेकेंडरी डिस्काउंट भी सेम ऐसा है कि आपने जब सप्लाई की थी तब आपकी वैल्यू 10 रुपये थी, लेकिन आपको पता चला कि आपने ओवर वैल्यू पे सप्लाई कर दिया है, तो आप क्या करना चाहते हैं, उसको कम करना चाहते हैं सप्लाई की वैल्यू को, तो आप क्रेडिट नोट इश्यू कर दीजिए सामने वाले पर्सन को। तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो डिस्काउंट आपका जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट के टाइप थे। तो अब हम आ चुके हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप सेक्शन 15 के हिसाब से वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, फिर रूल्स के हिसाब से क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो वही रूल्स अब हमको यहाँ देखने हैं। तो टोटल 27 से लेके, रूल नंबर 27 से लेके आपको 35 तक पढ़ना है। इतने रूल्स आपको पढ़ने हैं। अब इसमें वो वाले रूल्स भी शामिल है जो मैंने आपको बताया था, कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज की सप्लाई होंगी, उसमें आप किस तरीके से जो है वैल्यू निकालोगे, वो भी मैंने आपको, जो आपका थर्ड टॉपिक था वो भी इन्हीं रूल्स में शामिल है, 27 से लेके 35 के बीच में। तो टोटल आपके रूल्स 27 से 35 जाएंगे, जिसमें आपके टॉपिक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 3 दोनों कवर हो जाएंगे आपके। तो देखिए आपको यहाँ बता रखा है कि 27 से लेके 37 है वो आपका टॉपिक नंबर 2 है। फिर आपका जो 31 ए से स्टार्ट होकर 35 तक आपका जो है टॉपिक नंबर 3 है। ओके, करते हैं आपके रूल नंबर 27 की। रूल नंबर 27 तब एप्लीकेबल होता है जब आपको जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो पूरा का पूरा मनी में नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, पूरा का पूरा मनी में नहीं है, मतलब आपको जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो पूरा का पूरा नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन में है या पार्टली नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन में, तब आपका रूल नंबर 27 एप्लीकेबल हो जाएगा। अब रूल नंबर 27 को एप्लीकेबल करने के लिए आपको एक ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। आपको उसी सीक्वेंस में इस वैल्यूएशन रूल को यूज करना है। जैसे आपको सबसे पहले यूज में लेना है वैल्यूएशन के लिए, आपको लेना है आपकी सप्लाई की ओपन मार्केट वैल्यू। अगर आपको आपकी सप्लाई की ओपन मार्केट वैल्यू दे रखी है तो वही आपकी क्या बन जाएगी, सप्लाई की वैल्यू बन जाएगी। अगर आपको ओपन मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी है तो आपको क्या करना है, आपको आपकी सप्लाई के रिस्पेक्ट में अगर कोई कैश या कंसिडरेशन मिल रहा है, मॉनेटरी कंसिडरेशन मिल रहा है, तो आप उसको पकड़ लीजिए पहली बात तो। और आपको क्या करना है, आपको जो नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन मिल रहा है उसकी ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, उन दोनों को क्लब कर लो, तो आपकी सप्लाई की क्या निकल जाएगी, वैल्यू निकल जाएगी। मतलब मॉनेटरी आइटम प्लस जो आपको नॉन मॉनेटरी आइटम मिल रहा है उसकी ओपन मार्केट वैल्यू, उन दोनों को जोड़ लो आप, वो है आपका सेकंड ऑर्डर है आपको जो यूज करना है। ओके, फिर आपके थर्ड है, आप जो सप्लाई कर रहे हैं उसकी सेम डिट्टो, मतलब जो सप्लाई है उसकी क्या मार्केट में वैल्यू है। जैसे आप सप्लाई कर रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटर भी सप्लाई कर रहा है, तो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो अपने कस्टमर से क्या उसकी वैल्यू चार्ज कर रहा है या उसकी क्या जो है सप्लाई की मार्केट में वैल्यू है, वो आपका थर्ड ऑर्डर हो गया जो यूज करना है आपको। फिर फोर्थ ऑर्डर में क्या है, आपको आपकी सप्लाई की वैल्यू निकालनी है रूल नंबर 30 और 31 को यूज करके। तो रूल नंबर 30 क्या है, रूल नंबर 30 बोल रहा है आप जो सप्लाई दे रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है उसका 110% ले लीजिए आप, वही आपकी वैल्यू बन जाएगी सप्लाई की। और रूल नंबर 31 बोलता है आप बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कीजिए और आप खुद पता कीजिए कि आपकी जो सप्लाई की क्या वैल्यू होनी चाहिए। ओके, मतलब उसमें आपका बेस्ट जजमेंट लगेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको इसी ऑर्डर में क्या करना है, इस वैल्यूएशन रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको ओपन मार्केट वैल्यू लेना है, फिर आपको क्या करना है, मॉनेटरी कंसिडरेशन लेना है, प्लस जो आपको काइंड में मिली है चीज, मतलब नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन मिला है उसकी आपको ओपन मार्केट वैल्यू लेनी है, मतलब मनी वैल्यू लेनी है उसकी। और थर्ड में
आपकी तरह की जो सेम सप्लाई है उसकी क्या जो वैल्यू है आपको थर्ड ऑर्डर में लेनी है, और फोर्थ ऑर्डर में आपको क्या करना है, रूल नंबर 30 और 31 को यूज में लेना है। ऑलराइट, गो अहेड, आपके रूल नंबर 28 पे आते हैं। तो बात करते हैं आपके रूल नंबर 28 की। रूल नंबर 28 डील करता है जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं रिलेटेड पर्सन के बीच में और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि एज पर शेड्यूल 1 जो भी ट्रांजेक्शन होंगे रिलेटेड पर्सन के बीच में और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में विदाउट कंसिडरेशन उनको सप्लाई मान लिया जाएगा। अब वो सप्लाई तो बन गए, अब उनके ट्रांजेक्शन को किस तरीके से वैल्यू किया जाएगा वो आपको रूल नंबर 28 बताएगा। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे बिना पैसे के, तो उस केस में आप किस तरीके से उनके ट्रांजेक्शन की वैल्यू पकड़ेंगे, अमाउंट निकालेंगे, वो सारा का सारा आपको रूल नंबर 28 बताएगा। तो इस तरीके ट्रांजेक्शन को वैल्यू करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है उस तरह के ट्रांजेक्शन की ओपन मार्केट वैल्यू लेनी है आपको। अगर आपको ओपन मार्केट वैल्यू नहीं दे रही है, फिर आपको क्या करना है, उसी तरह के सेम ट्रांजेक्शन की अगर कोई दूसरा सप्लाई क्या कर रहा है, मार्केट में सप्लाई कर रहा है, तो आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू पकड़ लेना है। वो सेकंड पॉइंट में आपको यूज में लेना है। फिर थर्ड में आपको रूल नंबर 30 और 31 को यूज में लेना है। रूल नंबर 30 पता ही आपको, आप जो भी सप्लाई कर रहे हैं उसकी जो भी कॉस्ट है उसका 110% ले लीजिए, या आप क्या कीजिए, रूल नंबर 31 को यूज में लीजिए जो बोलता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को यूज करना है आपको। तो आपको इस तीन तरीके से क्या करना है, आपको इस तरह के ट्रांजेक्शन को वैल्यू करना है। सबसे पहले आपको ओपन मार्केट वैल्यू लेना है। ओपन मार्केट वैल्यू नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना है, लाइक काइंड एंड क्वालिटी या क्वांटिटी वाली जो भी सप्लाई है उनकी वैल्यू को लेना है आपको वैल्यूएशन के लिए। फिर थर्ड में आपको रूल नंबर 30 और 31 को यूज में लेना है। अब मैंने सबसे पहले बोला था ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू क्या होती है, या तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दे देगा, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दे रहा है कि जो ब्रांच है वो क्या है, एलिजिबल है आईटीसी के लिए, तो जो इनवॉइस में वैल्यू लिख दिया ना वो क्या बन जाएगी, उस ब्रांच के लिए ओपन मार्केट वैल्यू बन जाएगी। ओके, तो इन तीन तरीके से आप क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे। या एक और ऑप्शन है, अगर ब्रांच को क्या हो रहा है, गुड्स ट्रांसफर हो रहा है ना, और ब्रांच क्या करी, उस गुड्स को उठा के एज इट इज क्या करी, अपने कस्टमर को बेच दे रही है, तो वो जो भी अपने कस्टमर से चार्ज कर रही है ना उस सप्लाई के रिस्पेक्ट में, उसका 90% क्या बन जाएगी वैल्यू, जो उसका 90% आपके ट्रांजेक्शन की वैल्यू बन जाएगी। ओके, जैसे आपने 1 लाख का गुड्स दिया किसको, आपकी ब्रांच को, उसने क्या किया, उसको 1,20,000 रुपए में सामने वाले कस्टमर को बेच दिया। अब 80% जो भी वैल्यू होगी वो आपके और आपकी ब्रांच के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसकी वैल्यू बन जाएगी। इजी। तो आप क्या करें, या तो जो ऊपर अपन ने 3 रूल पढ़े, ओपन मार्केट वैल्यू या लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाले, या रूल 30 और 31, इन तीनों को आप यूज कर लीजिए गुड्स के केस में। या आपके पास एक ऑप्शन है कि 90% वाला भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, 90% वाला कंपलसरी नहीं है, आप ऑप्शनल है वो भी। तो आप या तो ए बी सी यूज कर लीजिए ऊपर वाले 3, या फिर आप नीचे गुड्स के केस में एक ये वाला ऑप्शन और मिलता है वो भी यूज कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वैल्यूएशन रूल है आपका रूल नंबर 29। रूल नंबर 29 डील करता है जो भी प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में ट्रांजेक्शन होंगे उसको किस तरीके से वैल्यू किया जाएगा, वो आपका रूल नंबर 29 बताएगा। अब रूल नंबर 29 बोलता है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ओपन मार्केट वैल्यू लेनी है इस तरह के ट्रांजेक्शन की जो कि उनके बीच में हो रहे हैं। एक ऑप्शन तो ये है, और दूसरा ऑप्शन है कि एजेंट जब प्रिंसिपल से कोई भी सप्लाई मिलती है उसको एज इट इज अगर क्या करता है अपने कस्टमर को फॉरवर्ड कर देता है, तो उससे वो जितना भी अमाउंट चार्ज करता है उसका 90% वैल्यू प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी वैल्यू बन जाएगी। तो ये 2 ऑप्शन है उसके पास में। फिर इनके बाद में वो रूल नंबर 30 भी यूज कर सकता है, 31 भी यूज कर सकता है, वो तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले आपको ओपन मार्केट वैल्यू लेना है। ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो एजेंट को जो सप्लाई की है वो अपने कस्टमर से एज इट इज जो अगर उसको सप्लाई कर देता है तो उससे 90% जो भी चार्ज करता है उसकी वैल्यू ही इस ट्रांजेक्शन की वैल्यू बन जाएगी। और ये जो ट्रांजेक्शन है ना होगा वो किसका होगा, मतलब जो रूल नंबर 29 ना वो सिर्फ गुड्स के लिए यूज में आता है, ध्यान रखना है यहाँ पे। यहाँ सर्विस का केस नहीं आएगा, हमेशा गुड्स का केस ही आएगा आपके पास में। और आपको पता है शेड्यूल 1 में जब हमने पढ़ा था सप्लाई वाले चैप्टर में, तो वहां पे क्या था कि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगा विदाउट कंसिडरेशन वो क्या होगा, सप्लाई बन जाएगा। अब वो सप्लाई बन जाएगा तो उसका जो है वैल्यू यहाँ पे किया जाएगा रूल नंबर 29 में। और किस तरीके से किया जाएगा, सबसे पहले आपको ओपन मार्केट वैल्यू लेनी है, फिर आपको क्या करना है 90% अगर एज इट इज उठा के अगर बेच दिया जा रहा है गुड्स तो उसका 90% चार्ज कर लेना, वही वैल्यू बन जाएगी आपके यहाँ पे। फिर आपको क्या करना है, रूल नंबर 30 और 31 यूज करना है, वो तो आपको बताइए। फिर अब यहाँ पे आपका जो है नेक्स्ट वैल्यूएशन रूल है आपका रूल नंबर 30। रूल नंबर 30 आपको पता है कि जो भी आपकी कॉस्ट होगी, चाहे वो प्रोडक्शन की हो, मैन्युफैक्चरिंग की हो, एक्विजिशन की कॉस्ट हो, उसका 110% लेना है आपको। इस तरीके से वैल्यू कर सकते हैं आप एज पर रूल 30। फिर रूल 31 है आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट।
तो उसमें क्या होगा, रीजनेबल बेसिस पे क्या किया जाएगा, सप्लाई की वैल्यू निकाली जाएगी। अब गुड्स की केस में क्या होता है, आपको ना ऑर्डर फॉलो करना है रूल नंबर 27, 28, 29, 30 और 31। लेकिन सर्विस के केस में क्या होगा, आप रूल नंबर पहले 30 को भी यूज कर सकते हैं और 31 को भी यूज कर सकते हैं, बाद में आपको रूल नंबर 27, 28 और 29 को फॉलो करना पड़ेगा सिक्वेंटली। लेकिन गुड कंटिन्यूसली चलेगा। लेकिन सर्विस के केस 31 को पहले यूज कर सकते हैं, 27, 28, 29 को ले सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं आपके रूल नंबर 31A की। रूल नंबर 31A डील करता है आपके वैल्यूएशन ऑफ लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका लॉटरी को किस तरीके से वैल्यू करना है। तो यहाँ पे लॉटरी रिलीज करने वाला पर्सन है आपका स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट जब भी लॉटरी रिलीज करता है तो उसको किस तरीके से वैल्यू करता है, यहाँ पे उसका रूल बता रखा है। तो आपको क्या करना है, दो अमाउंट कैलकुलेट करने हैं, उन दो अमाउंट में से जो भी हायर आएगा ना, वो उस लॉटरी की वैल्यू बन जाएगा। तो जो फर्स्ट अमाउंट कैलकुलेट होगा वो निकलेगा फेस वैल्यू का 100 डिवाइड बाय 128, और जो सेकंड अमाउंट होगा वो होगा उसका जो भी प्राइस ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किया जाता है उसका 100 डिवाइड बाय 128। तो ये तो आपकी वैल्यूएशन हो जाएगी लॉटरी की। अब बात करेंगे आपकी जो भी बैटिंग है, आपका गैम्बलिंग है, हॉर्स रेस की, उसको किस तरीके से वैल्यू किया जाएगा। तो उसका क्या करना है, आपको 100% लेना है। अगर आपको फेस वैल्यू दे रखी है बैट की तो उसका 100% ले लो, या जो भी प्राइस आपने टोटलिस्टर को पे किया है दोनों में से अगर कुछ भी दे रखा है तो आप उस तरीके से उसको वैल्यू कर सकते हो। तो कुछ नहीं था, इजी था, रूल नंबर 31A। अब आ गए अपन आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, रूल नंबर 32। अब रूल नंबर 32 आपका लास्ट टॉपिक था जो मैंने आपको बताया था। सर्टन स्पेसिफाइड केसेस आ सकते हैं आपके, जब आपको जो क्या होगा, स्पेशल तरीके से क्या करना होगा, वैल्यू करना होगा। सो अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे जो कि है रूल नंबर 32। रूल नंबर 32 में हम कुछ स्पेसिफाइड सप्लाई उनको वैल्यू करना सीखेंगे। तो यहाँ पर टोटल ऐसी 5 स्पेसिफाइड सप्लाईज होंगी जिनको हम वैल्यू करना सीखेंगे, जिसमें फर्स्ट आपकी सप्लाई ऐसी स्पेसिफाइड वो है फॉरेन करेंसी में डील करने वाले पर्सन जो होते हैं, उनकी सप्लाई को किस तरीके से वैल्यू करना है वो यहाँ देखेंगे। फिर जो एयर ट्रैवल एजेंट होते हैं वो जो सप्लाई करते हैं उनको किस तरीके से वैल्यू किया जाता है उसको भी यहाँ समझेंगे। फिर जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में जो लोग इंगेज हैं वो जो सप्लाई करते हैं उसको किस तरीके से वैल्यू करते हैं उसको भी यहाँ समझेंगे। फिर जो सेकेंड हैंड गुड्स में डील करते हैं उनकी सप्लाई को किस तरीके से वैल्यू करते हैं वो भी यहाँ देखेंगे। और जो भी आपके कूपन्स वगैरह होते हैं, वाउचर्स होते हैं, टोकन होते हैं, उनको किस तरीके से वैल्यू किया जाता है वो भी यहाँ देखेंगे अपन। तो टोटल 5 टॉपिक्स है रूल नंबर 32 में। और ये है ना, रूल नंबर 32 इन 5 स्पेसिफाइड सप्लाई की केस में क्या करता है, बाकी अदर रूल्स को ओवरराइड करता है। मतलब यहाँ पे पहले आपको रूल नंबर 32 लगाना है, फिर आपको 27 से लेके 31 पे जाना है, और ये भी ऑप्शनल है, ध्यान रखना आपका, राइट। तो सबसे पहले हम फॉरेन करेंसी में जो लोग डील करते हैं तो उसको किस तरीके से वैल्यू किया जाता है उनकी सप्लाई को, वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ना दो मेथड दिखेंगे, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 में आपको केस 1 दिखेगा और केस 2 दिखेगा, राइट। तो केस 1 में आपको ना दो सिनेरियो देखने को मिलेंगे जहां पे आरबीआई की रेफरेंस रेट आपको दे रखी है और आरबीआई की रेफरेंस रेट नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केस 1 क्या है आपका। केस 1 में क्या होगा, जो भी फॉरेन करेंसी होगी वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होती हुई दिखेगी आपको। और केस 2 में आपको ना जो भी फॉरेन करेंसी है वो दूसरी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट होती दिखेगी। फर्स्ट में तो क्या है, फॉरेन करेंसी आपकी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होती दिखेगी आपको। सेकंड में आपको एक फॉरेन करेंसी दूसरी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट होती दिखेगी। अब केस 1 में भी दो सिनेरियो है जहां पे एक तो आपको आरबीआई की रेफरेंस रेट दे रखी होगी और दूसरा आपको आरबीआई की रेफरेंस रेट नहीं दे रखी होगी। अगर आपको आरबीआई की रेफरेंस रेट दे रखी है तो आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस और मल्टीप्लाई जितनी भी करेंसी को एक्सचेंज करा रहा है सामने वाला पर्सन, इसके बाद में जो भी वैल्यू निकल के आती है वो उस सप्लाई की वैल्यू निकल जाएगी, राइट। मैंने क्या बोला, सेलिंग प्राइस माइनस बाय प्राइस, फिर मल्टीप्लाई विद जो भी करेंसी एक्सचेंज हो रही है, फिर इजिकल टू जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू उस ट्रांजेक्शन की या उस सप्लाई की क्या होगी, एक्चुअल वैल्यू होगी जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अब इसका सेकंड सिनेरियो जहां पे आरबीआई की रेफरेंस रेट नहीं दे रखी होगी आपको, तो उस केस में क्या होगा, जितना भी अमाउंट फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट हो रहा है उस अमाउंट का 1% ले लेंगे। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल नंबर 27 दे रखा है, इसमें क्या हो रहा है, मिस्टर डोशी वो कन्वर्ट करा रहा है $100 को,
कितने रुपए पर डॉलर के हिसाब से, 74 के हिसाब से, और आरबीआई की रेफरेंस रेट दे रखी है आपको 75 पे। तो देखिए बैंक ने जो उससे परचेज किया वो 74 पे परचेज किया है, बैंक की सेलिंग प्राइस क्या है 75 है, तो सेलिंग प्राइस माइनस बाय प्राइस 75 माइनस 74, और जितनी भी करेंसी क्या हो रही है कन्वर्ट हो रही है, तो $100 कन्वर्ट हो रहा है। ये तब की रेट है जब आरबीआई की रेफरेंस रेट दे रखी है, तो आपकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई उस पॉइंट में, 100 रुपए निकल के आ गई। अब आरबीआई की रेफरेंस रेट नहीं दे रखी है तो क्या होगा, मैंने आपको बोला था कि जितना भी अमाउंट इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होता है, तो उसने $100 को कन्वर्ट कराया और 7400 रुपए लिए, तो 7400 रुपए का 1% हो जाएगा 74 रुपीज, वो उसकी वैल्यू निकल जाएगी उस केस में। ठीक है, तो ये तो आपका केस 1 था। अब केस 2 पे आते हैं, जहां पे क्या हो रहा है, कोई भी करेंसी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट नहीं हो रही, मतलब फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट हो रही है। तो उस केस में क्या होगा, जो दोनों फॉरेन करेंसी है उनको आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है, फिर दोनों में से जो भी लेसर आएगा उसका 1% लेना है आपको। जैसे यहाँ पे $9000 कन्वर्ट हो रहे हैं 4500 पाउंड में, तो $9000 को आप 74 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंडियन करेंसी में आ गया, फिर वही 4500 पाउंड को आप 98 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका इंडियन करेंसी में अमाउंट आ गया। अब दोनों में से लेसर क्या हो गया 441, उसका 1% ले लेंगे, तो ये वैल्यू हो गया आपकी सप्लाई की। इजी। तो ये तो था आपका मेथड 1। अब मेथड 2 पे आते हैं। अब मेथड 2 बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। देखिए, अगर आप 1 लाख रुपए तक आपकी करेंसी एक्सचेंज कराते हैं तो आपको 1% जितना भी आप अमाउंट एक्सचेंज करा रहे हो 250 रुपए, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो आपका 1 लाख तक की वैल्यू आ जाएगी निकल के। फिर 1 लाख से 10 लाख तक क्या होगा, उसमें 1000। अब 1000 कहाँ से आएगी, पॉइंट नंबर 1 से 1000 आ जाएगा। कैसे, जैसे आपने 1 लाख रुपए एक्सचेंज करवाए तो पॉइंट फर्स्ट में क्या होगा 1%, तो 1 लाख का 1% कितना हो जाएगा 1000 और 250, दोनों में से जो भी ज्यादा क्या हो गया 1000, तो वो 1000 कहाँ पे आएगा सेकंड पॉइंट में, वो फर्स्ट पॉइंट से आएगा। अब टोटल जैसे मैंने क्या किया है 5 लाख रुपए एक्सचेंज करवाए, तो 1 लाख रुपए तो 1 लाख रुपए तक तो क्या आ चुका है आपका 1000 आ चुका है। अब जो बैलेंसिंग बच गया 4 लाख, 4 लाख का 0.50 आ जाएगा आपका सेकंड वाले पॉइंट में। ओके, थर्ड में देखिए 10 लाख से ऊपर अगर मैं एक्सचेंज करवाता हूँ तो 5500 रुपए। अभी 5500 कहाँ से आए, जो आपका फर्स्ट और सेकंड था ना वहां से ही वो 5500 आए। जैसे मैंने 15 लाख रुपए एक्सचेंज करवाए, तो आपने देखा होगा आपके पॉइंट नंबर 1 से 1000 रुपए आए थे, पॉइंट नंबर सेकंड से आपके जाएंगे 4500 रुपए निकल के, तो 4500 प्लस 1000 कितना हो गया आपका 5500 रुपए हो गए। अब जो 5 लाख रुपए है ऊपर के 10 माइनस 15, वो 5 लाख के ऊपर 0.1% लग जाएगा, तो वो 5500 में आपके ऐड हो जाएगा। और 60,000 दोनों में से जो भी ज्यादा, दोनों में से जो भी लोअर हो वो क्या हो जाएगा, उस केस में वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी सप्लाई की। तो इजी था, इसमें भी कुछ नहीं था। अब ध्यान रखना मेथड नंबर 2 अगर आपने एक बार ऑप्ट कर लिया तो आप उस साल में ना उस मेथड से बाहर नहीं हो पाएंगे। ये इसकी बात एक इंपॉर्टेंट थी, वो भी अपने देख लिया। तो इजी था, कुछ भी नहीं था। आप अगर फॉरेन करेंसी वाले जो डीलर है उनकी सप्लाई को अगर आपको वैल्यू करना है तो 2 मेथड है, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 में आपको 2 सिनेरियो देखने को मिल जाएंगे, केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या होगा, फॉरेन करेंसी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होती दिखेगी आपको मेथड 1, हाँ केस 1 में। और केस 2 में क्या होगा, कोई भी करेंसी आपको फॉरेन करेंसी जो वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होती नहीं दिखेगी आपको। और मेथड 2 क्या था, वो आपको दे रखा है 1 लाख रुपए तक, फिर 1 से 10 और 10 से ऊपर। तो इजी था, इसमें भी कुछ नहीं था। अब बात करते हैं आपके जो एयर ट्रैवल एजेंट होते हैं उनके केस में कैसे वैल्यू किया जाएगा। अब सेकंड वैल्यूएशन रूल है एयर ट्रैवल एजेंट का। अब एयर ट्रैवल एजेंट क्या करता है, जितनी भी डोमेस्टिक फ्लाइट को बुक करता है उनकी बेसिक फेयर का 5% वो अपनी सप्लाई की जो वैल्यू मान सकते हैं। और जितनी भी वो इंटरनेशनल बुकिंग करता है तो उसकी बेसिक फेयर का 10% वो क्या कर सकते हैं, अपनी सप्लाई की वैल्यू मान सकते हैं। आपको नीचे का एग्जाम्पल भी देखने को मिलेगा, जिसमें देखिए यूबीएन सन्स क्या है, कोई एयर ट्रैवल एजेंट है, वो क्या कर रहे हैं, 2 तरह की जो बुकिंग करते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। अब उसमें बेसिक फेयर दे रखा है आपको, तो देखिए उस बेसिक फेयर का क्या कर रखा है, 5% ले रखा है डोमेस्टिक के केस में, और इंटरनेशनल का क्या कर रखा है 10% ले रखा है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, वो जितनी भी सप्लाई कर रहा है उसकी वैल्यू निकल के आ रही है। तो इजी था ये भी। अब जो थर्ड वैल्यूएशन रूल है वो है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का। तो आपका थर्ड वैल्यूएशन रूल रिलेटेड है उन लोगों से जो लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में इंगेज है। तो वो जिस तरह की सर्विस पॉलिसी होल्डर को प्रोवाइड कर रहे हैं उसको किस तरीके से वैल्यू किया जाएगा वो आपके इस रूल में देखने को मिलेगा आपको। तो जब ये लोग क्या करते हैं, अपने पॉलिसी इश्यू करते हैं तो उनसे पॉलिसी के अगेंस्ट में कंसिडरेशन रिसीव करते हैं, जिसको प्रीमियम कहते हैं हम। अगर वो जब पॉलिसी इश्यू करते हैं
और अपने पॉलिसी होल्डर को ये बताते हैं कि आपका जो प्रीमियम है उसके अंदर जो अमाउंट है, कुछ अमाउंट रिस्क का है और कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट का है। मतलब उसको क्या करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं एट द टाइम ऑफ पॉलिसी, उसको इंटीमेट कर देते हैं कि आपका जो प्रीमियम है उसके अंदर ये अमाउंट क्या है रिस्क का है और ये अमाउंट क्या है इन्वेस्टमेंट का है। अगर ये उसको बता रहे हैं एकदम क्लियरली, तो उस केस में क्या होगा, किस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी है जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो उस केस में क्या होगा, जो भी आपने प्रीमियम चार्ज किया उसमें से इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्या करेंगे, हम लेस कर देंगे। तो जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उसके ऊपर आपका जीएसटी चार्ज होगा, क्योंकि वो आपके लिए टैक्सेबल वैल्यू बन जाएगी आपकी। अगर आपकी जो पॉलिसी क्या है, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, तो आपने जितना भी प्रीमियम उससे वन टाइम में चार्ज किया उसका 10% आपको क्या लेना है, आपकी वैल्यू लेना है। और अदर केसेस में क्या होगा, 25% जितना भी आप प्रीमियम रिसीव करते हैं उसका लेना है आपको एज अ वैल्यू। और नेक्स्ट ईयर जब आप उससे प्रीमियम लेंगे तो 12.5% जितना भी आप प्रीमियम चार्ज करते हैं आगे वाले सालों में, तो आपको क्या लेना, उसकी एज अ वैल्यू पकड़ना, उसको वैल्यू ऑफ सर्विस पकड़ना, मतलब उसको। और आपकी पॉलिसी अगर क्या ओनली रिस्क कवर करती है तो पूरा का पूरा जो प्रीमियम आप ले रहे हैं पूरा का पूरा आपका क्या है, टैक्सेबल वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। तो इजी था, कुछ भी नहीं था। अगर पॉलिसी में क्या है, आपका रिस्क भी शामिल है और इन्वेस्टमेंट भी शामिल है, तो आपको क्या करना है, जो भी प्रीमियम आप रिसीव करें उसमें से आप इन्वेस्टमेंट घटा दीजिए। और अगर आपकी पॉलिसी किस तरह की सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है तो 10% ले लीजिए पूरी का। अदर केसेस में क्या करना आपको, 25% पहले साल का और नेक्स्ट ईयर का 12.5%। और अगर आपकी पॉलिसी क्या ओनली रिस्क कवर करती है तो आपको क्या करना, पूरा का पूरा प्रीमियम आपकी क्या मानना है, टैक्सेबल वैल्यू मानना है। इजी था। गो एहेड, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वैल्यूएशन रूल में सेकंड हैंड गुड्स में डील करने वाले पर्सन की सप्लाई को जो वैल्यू किया जा रहा है। अब इसमें आपको यहाँ दो सिचुएशन देखने को मिल सकती है। एक तो इस तरह की बिजनेस में जो पर्सन इन्वॉल्व है वो क्या कर रहा है, अपनी जितनी भी परचेजेस है उनके ऊपर आईटीसी क्लेम कर रहा है। और एक सिचुएशन हो सकती है कि वो आईटीसी क्लेम ना करे। अगर वो आईटीसी क्लेम करता है तो जितने भी अपने नॉर्मल प्रोविजन थे रूल नंबर 27 से लेकर 31 तक, उस हिसाब से भी वो उनकी जो है वैल्यू निकाल सकता है अगर वो आईटीसी क्लेम कर रहा है तो। अगर वो आईटीसी क्लेम नहीं करा तो रूल नंबर 32 की वो हेल्प ले सकता है। यहाँ पे आके वो मार्जिन स्कीम के अंदर क्या कर सकता है, उसकी जो वैल्यू क्या कर सकता है, निकाल सकता है। तो इस केस में क्या होगा, उसने उस सेकंड हैंड गुड्स को जितने भी परचेज किया उसको लेस करना उसकी सेल वैल्यू में से, जितने में वो सेल करेगा उसको। तो जो वैल्यू निकल के आएगी ना, वो वैल्यू उस सेकंड हैंड गुड्स की क्या बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स के पर्पज से। अब इस केस में क्या होगा, अगर परचेज प्राइस ज्यादा हुई और सेल प्राइस कम हो गई तो आपको क्या करना है, उस वैल्यू को इग्नोर कर देना है। देखिए आपको एक नीचे एग्जांपल भी दे रखा है, जो एग्जांपल नंबर 29 है। उसमें क्या हो रखा है कि एक्स लिमिटेड ने क्या किया है, जो इसकी सेकंड हैंड गुड्स में डील करती है, उसने 3 लाख रुपए में एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से क्या खरीदा है, एक सेकंड हैंड गुड्स खरीदा है। उसको बेचा कितने में, उसने 350 में बेचा है, प्लस 3 लाख में उसने 30,000 का कुछ खर्चा भी किया था। तो इस केस में वैल्यू क्या बन जाएगी, 350 माइनस 3 मतलब 50,000 रुपये उसकी वैल्यू बन जाएगी। तो इजी था। अगर आईटीसी लिया है तो नॉर्मल प्रोविजन जो फॉलो करेंगे अपन। अगर आईटीसी नहीं लिया है तो रूल नंबर 32 पे आ जाएंगे। रूल नंबर 32 क्या बोलता है, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। अगर परचेज प्राइस ज्यादा है तो नेगेटिव आएगा और नेगेटिव को आपको इग्नोर करना है। और अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, आगे जाके बताया, लेकिन उसकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी एक बार आपको। तो ये आपका क्या था, सेकंड हैंड गुड्स में जो डील करते हैं पर्सन, उनकी सप्लाई को वैल्यू किया है। अब इस केस में क्या हो सकता है, कि रीपर्चेस वाला भी केस आता है। रीपर्चेस वाला देखो आपको नीचे दे रखा है रीपर्चेस वाला। तो इस केस में आपको उसकी परचेज प्राइस निकालनी पड़ सकती है। ये परचेज प्राइस कहाँ काम आएगी आपको, सेल में से जब आप परचेज लेस करेंगे तो परचेज प्राइस क्या होगी वो यहाँ निकालना बताया आपको। तो उस केस में क्या होगा, अगर आपने जो गुड्स रिपर्चेज किया है वो सामने वाला पर्सन क्या है, अगर अनरजिस्टर्ड है, तो आपको क्या करना है, उसकी परचेज प्राइस में से 5 लेस करना है आपको, 5% क्वार्टर का पकड़ना है। उसकी जितनी भी कॉस्ट है उसका, मतलब एज ए डेप्रिसिएशन आपको 5% क्वार्टरली घटाना है। तो साल का कितना हो गया, 20% हो गया। तो जब से उसने परचेज किए वहां से और जिस दिन उसका रिपर्चेज हुआ है वो उतना अमाउंट आपको लेस कर देना उसकी परचेज कॉस्ट में से। अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिसका हमने क्या किया, जिससे हमने गुड्स रिपर्चेज किया है, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, आपकी जो है परचेज प्राइस बन जाएगी इस केस में। इजी, तो कुछ भी नहीं था। रिपर्चेज वाला केस था, उसके अंदर परचेज वैल्यू कैसे निकालते हैं वो अपन ने देखा यहाँ पे। और एक अपन ने देखा कि सेकंड हैंड गुड्स में डील करने वाले पर्सन अगर वो आईटीसी क्लेम करते हैं तो किस तरीके से वैल्यू निकलती है, अगर वो आईटीसी क्लेम नहीं करते तो किस तरीके से वैल्यू निकलती है। क्लेम करते तो रूल नंबर 27 से लेकर 31 तक
और क्लेम नहीं करते तो रूल नंबर 32 में आ जाएंगे यहाँ पे। अब आगे आपको वैल्यू करना बताया, जितने भी आपकी कूपन्स वगैरह होती हैं, वाउचर होते हैं, टोकन होते हैं, उसको किस तरीके से जो वैल्यू करेंगे। तो देखिए क्या होगा, जो भी आपको वाउचर वगैरह कूपन वगैरह मिलता है वो जितनी वैल्यू के अगेंस्ट क्या होते हैं, रिडीम होते हैं। तो वही वैल्यू जितने के अगेंस्ट वो रिडीम हुए वही वैल्यू क्या बन जाएगी, आपकी सप्लाई की वैल्यू बन जाएगी। जैसे आपको एक कूपन दिया था, उससे आपने क्या किया, कोई 2000 का शूज खरीद लिया, तो उस केस में क्या होगा, जो भी वो जितने भी वैल्यू के अगेंस्ट वो यूज हुआ है, मतलब 2000 की, तो 2000 क्या बन जाएगी, उस सप्लाई उस कूपन की वैल्यू बन जाएगी। नेक्स्ट वैल्यूशन रूल है रूल नंबर 33। रूल नंबर 33 डील करता है आपके प्योर एजेंट की सर्विसेज की वैल्यूशन की। अब प्योर एजेंट कौन होता है? प्योर एजेंट ऐसा सप्लायर है जो हमारे भी पे क्या कर रहा है, कुछ खर्चे कर रहा है। वो हमें डायरेक्टली भी कुछ सप्लाई कर रहा है और हमारे भी पे कोई खर्चे भी कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, उस खर्चे का उसको रिम्बर्समेंट कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैंने किसी पर्सन से गुड्स परचेज करे, मैंने उसको गुड्स परचेज करते टाइम पे बोला कि यार तू ट्रांसपोर्टेशन भी अरेंज कर दे ताकि वो गुड्स मेरी फैक्ट्री तक आ जाए। तो मैंने उसको उस गुड्स का पेमेंट भी किया है जो उसने मुझे डायरेक्टली सेल किए, और उसने जो मेरे भी पे खर्चा किया है ट्रांसपोर्टेशन का, मैंने उसका भी उसको रिम्बर्समेंट किया है। तो दो पेमेंट किए मैंने उसको। तो इस केस में क्या होगा, जो मैंने उसको खर्चे का रिम्बर्समेंट किया है वो खर्चा उसने मेरे भी पे किया था, एज अ प्योर एजेंट किया था। उसकी खुद की सप्लाई नहीं थी, उसकी खुद की सप्लाई तो क्या है, जो उसने गुड्स बेचा ना मुझे, वो उसकी खुद की सप्लाई है। लेकिन जो उसने खर्चा मेरे भी पे किया है ना, वो उसकी जो है सप्लाई नहीं मानी जाएगी। जब वो इनवॉइस बनाएगा तो उस इनवॉइस में सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स लिखेगा, जो उसने ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विस अरेंज करके दी है वो उसकी खुद की सप्लाई नहीं थी। तो उसको उसके टर्नओवर में भी नहीं जोड़ना है, उसके इनवॉइस में भी नहीं जोड़ना है, आपको ध्यान रखना। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका, कि जो प्योर एजेंट क्या कर रहा है, किसी और पर्सन के बिहाफ पे क्या कर रहा है, खर्चे कर रहा है, क्योंकि उसको जो है रिसिपेंट नहीं बोला था कि आप मेरे बिहाफ पे खर्चा कीजिए, और उसका रिम्बर्समेंट वो ले लेता है। तो उस केस में क्या होगा, जो भी वो खर्चा इनकर कर रहा है वो उसकी खुद की सप्लाई नहीं मानी जाएगी, वो अलग सेपरेट सप्लाई है। तो आपको बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, देखो आपको नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए प्योर एजेंट की डेफिनेशन भी देखिए आपको। देखिए आपको उसमें फर्स्ट एग्जांपल देखने को मिलेगा, पोर्ट फीस, पोर्ट चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, डॉक ड्यूज, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, जो कि कस्टम ब्रोकर पे कर रहा है किसके भी पे, ओनर ऑफ गुड्स के भी पे। तो वो भी उसकी सर्विस का पार्ट नहीं है, उसको क्या करेंगे, उसके जो है टर्नओवर में शामिल नहीं करेंगे, उसको अलग रखेंगे उसको। फिर आपको जो नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है उसी के अंदर, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय C&F एजेंट एंड रिइंबर्समेंट बाय प्रिंसिपल सच एज अ फ्रेट एंड गोडाउन चार्जेस। तो वो उसकी सर्विस का पार्ट नहीं, वो एज उसने प्योर एजेंट खर्चा किया है। फिर देखो आपको एक और एग्जांपल दे रखा है इसके अंदर, सपोज अ कस्टमर broker issue a invoice for reimbursement of a few expenses and for a consideration toward agency services rendered to an importer. The amount charged by the custom broker are as below. तो पहला जो उसने चार्ज रिकवर किया वो एजेंसी इनकम 10,000 रुपए, फिर उसने ट्रैवल एक्सपेंसेस जो और होटल एक्सपेंसेस है वो लिए 15,000, फिर उसने कस्टम ड्यूटी के लिए 55,000 और डॉग ड्यूज के लिए 5,000। तो देखिए ऊपर के जो दो है ना, एजेंसी और ट्रैवल वाले जो खर्चे वो उसके खुद के हैं, तो उसका जो बिल बना है उसके अंदर कितनी अमाउंट आएगा, 25,000 आएगा। बाकी कस्टम ड्यूटी और डॉग ड्यूज तो एज उसने प्योर एजेंट रिसीव किया है, पहले उसने खर्चा कर दिया, फिर उसको वो रिम्बर्समेंट मिला है, तो वो उसकी सर्विस का पार्ट नहीं है, वो उसकी वैल्यू का पार्ट नहीं है, ध्यान रखना। तो कुछ नहीं था, बहुत ईजी था। अब देखिए प्योर एजेंट का केस आपने एक एयरलाइन में भी देखा था। देखिए क्या होता था उस केस में, तीन पर्सन थे, एयरपोर्ट ऑपरेटर था, एक एयरलाइन थी और एक पैसेंजर था। पैसेंजर कौन थे, हम जैसे लोग थे। तो हम क्या करते हैं, एयरलाइन को यूज करते हैं। तो एयरलाइन क्या करता है इस केस में, दो तरह की फीस चार्ज करता है पैसेंजर से, एक तो PSF और एक UDF। क्या नाम है इन दोनों का, यूजर डेवलपमेंट फी और पैसेंजर डेवलपमेंट फीस। दोनों जो कौन ले रहा है, आपका एयरलाइन आपसे चार्ज कर रहा है, लेकिन वो एयरलाइन खुद के लिए नहीं ले रहा है, उसको एयरलाइन ऑपरेटर बोल रहा है, एयरपोर्ट ऑपरेटर बोल रहा है कि आप है ना आपके पैसेंजर से ये दो तरह की फीस चार्ज करो। तो एयरलाइन क्या कर रहा है, बस एज अ प्योर एजेंट काम कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, जब भी वो टिकट इश्यू करेगा ना, तो उसके अंदर वो सेपरेटली इंडिकेट भी करेगा कि उसने PSF और UDF क्या किया है, अलग है उसका, उसकी खुद की वैल्यू का पार्ट नहीं, उसके अंदर भी वो इंडिकेट कर देगा सेपरेटली। और जो पैसेंजर है जिसने वो फी पे की है, वो क्या करेगा, उन दोनों का ITC ले लेगा, और उसके ऊपर टैक्स कौन देगा, एयरपोर्ट ऑपरेटर टैक्स देगा, क्योंकि वो उसकी इनकम है। तो यही आपके अंदर इसके अंदर बता रखा है एयरलाइन वाले प्योर एजेंट के केस में।
क्योंकि अब एयरलाइन वाला आईटीसी भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो उसका खुद का खर्चा थोड़ी, उसने तो क्या किया, सिर्फ एज इट इज ला के दे दिया, तो आईटीसी भी नहीं लेगा, ये सब इसमें कोई घुमा फिरा के लिख रखा है। तो इजी वे में समझिए, एयरलाइन की इनकम नहीं है, एयरलाइन एज अ प्योर एजेंट उसको रिकवर किया और किसको दे दिया, आपको एयरपोर्ट ऑपरेटर को दे दिया। एयरपोर्ट ऑपरेटर की इनकम है, एयरपोर्ट ऑपरेटर क्या करेगा, उसके ऊपर टैक्स देगा, पैसेंजर क्या करेगा, उसका आईटीसी क्लेम कर लेगा। अब देखो, आपको रेट ऑफ एक्सचेंज की बात कर रखी है, किसके करेंसी की, तो बात करते हैं रूल नंबर 34 की। रूल नंबर 34 डील करता है रेट ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड। रेट ऑफ एक्सचेंज कब काम आएगी, रेट ऑफ एक्सचेंज आपकी काम आएगी जब आप क्या कर रहे हैं, कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जिसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है। अगर वो केस गुड्स का है, तो गुड्स के केस में आपको रेट ऑफ एक्सचेंज लेनी है, जो कि सीबीआईसी नोटिफाई करेगी आपको। और सर्विस के केस में आपको रेट ऑफ एक्सचेंज लेनी है, जो कि एज पर गैप डिटरमाइन होगी। तो ये दोनों कब काम आएंगे आपको, जब आपको उसको ट्रांजेक्शन को आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना होगा फॉर द पर्पज ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस। ओके, ये आपका रूल नंबर 34 था, इजी था। रूल नंबर 35 बात करता है आपकी, अगर आपकी जो आपने सप्लाई करी है, अगर उसके अंदर टैक्स इन्वॉल्व है उसके कंसिडरेशन में, सपोज जैसे आपने सप्लाई करी और आपको पेमेंट मिला है, वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मिला है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उस टैक्स को अलग करना होगा, उसके बाद जो अमाउंट निकल के आएगा वो आपकी वैल्यू बन जाएगी सप्लाई की। ओके, इजी था। सो आपका चैप्टर फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।